एक टॉपिक है इम्यूनिटी, इस पे बात करेंगे। इम्यूनिटी पे बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं। जैसे कि ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से बाई बर्थ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो क्या करता है, रोगों से लड़ता है। जो कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस इंटर करेंगे हमारे बॉडी में तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा ये। और ये नेचुरल होता है और कुछ हम आर्टिफिशियल भी देखते हैं। तो हम लोग बोलना होगा तो हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्ट या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म आवर बॉडी। सेल्फ, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिफेंस, डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी है। तो अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग बोलते हैं कि एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस या फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस के द्वारा किस तरह से हमारी बॉडी डिफेंड करेगी उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी दो तरीके से होगी या दो टाइप की होगी, ऐसे बोलिए। पहला इम्यूनिटी हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होगी और ये इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है। तो इसका हम पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि हमारे पास पहला जो इम्यूनिटी है ये इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ आती है तो हम चाहें तो इसको कंजेनाइटल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। अगर कंजेनाइटल इम्यूनिटी बोल रहे हैं, ये बाई बर्थ है, ये भगवान ने दे रहा, बाई गॉड ने बाई बर्थ आया है, भगवान के द्वारा दिया गया है कंजेनाइटल इम्यूनिटी। या हम चाहें तो इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, नेचुरल, नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। या हम चाहें तो ये बाई बर्थ आया है मतलब सभी रोग से लड़ सकता है, मतलब सभी से डिफेंस कर सकता है। सभी पैथोजेंस जो इंटर कर रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजेंस कोई भी हो, उससे ये डिफेंस कर सकता है। इसका मतलब ये है नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इसी वायरस या इसी बैक्टीरिया से लड़ेंगे, ये कोई भी होगा उससे ये लड़ना चालू करेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और इसके कुछ वैरायटी है, वही हम बता रहे हैं अब आपको। उसमें से पहला वैरायटी, ये इम्यूनिटी के दो टाइप है। एक इनेट जो बाय बर्थ आया है, एक एक्वायर जो हमें बाद में मिला है। वो हमने नेचुरल नहीं, हमने ऑब्टेन किया कहीं से। ये बाय बर्थ ही आया है, बाय गॉड ही है, बाय भगवान ने ही दिया ये। अब इसमें से पहला हमारे पास आता है, एक आता है एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल बैरियर आता है। इसको आप चाहें तो फिजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं। इसको आप चाहें तो फिजिकल क्या बैरियर बोल सकते हैं। और फिजिकल बैरियर में दो आते हैं जिसको आप जानते हैं कि एक स्किन है, एक हमारा स्किन है और एक हमारा म्यूकोजल क्या मेम्ब्रेन है। अब थोड़ा सा सोचिए, स्किन है, जब तक हमारे बॉडी के ऊपर स्किन है तब तक कोई जर्म्स आएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे। लेकिन इस स्किन को इंजर्ड कर दीजिए तो उससे आसानी से जर्म्स या पैथोजेंस या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी पैथोजेंस की बात करें, वो इंटर कर सकता है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा, ये भी प्रोटेक्ट करेगा म्यूकोजल मेम्ब्रेन। म्यूकोजल मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज जानना जरूरी है आपके लिए कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन जहां जहां पाया जाएगा, कोई भी पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको वो ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप कर लेगा, बाद में वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास म्यूकोजल मेम्ब्रेन जीआईटी ट्रैक का है, जीआईटी, जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का है। तो अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का है तो अगर कोई जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ या डस्ट के साथ जा रहा है तो क्या होगा, म्यूकोजल इपिथेलियम टिश्यू के पास गॉबलेट सेल होगा, गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करेगा और म्यूकस लुब्रिकेटेड होता है, वो तुरंत उसको अपने में ट्रैप कर लेगा। जब हम स्प्लिटिंग या थूकेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। एक
अगर हम सांस ले रहे हैं तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी देखेंगे तो ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, थोड़ा बहुत जाएगा उसको ट्रैप कर लेगा, या ये आपको यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी देखने को मिलेगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी ये देखने को मिलेगा आपको। तो ये हमारे पास ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन है और ये पहला प्रोटेक्शन है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी का, या इस नेचुरल या भगवान के जो द्वारा दिया गया है। दूसरा हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल एक बैरियर दे रखा है हमारे पास। फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं या हम कहीं जाते हैं तो जब हम ओरल कैविटी के द्वारा सांस लेते हैं, चाहे माउथ के द्वारा सांस लेते हैं या कुछ खाना खाते हैं, तो माउथ में स्लाइवा है और स्लाइवा कैपेबल है जर्म्स को किल करने के लिए, क्योंकि स्लाइवा के पास थियोसाइनेट भी होता है, लाइसोजाइम भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, तो ये मार सकता है। तो हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला हमारे पास एक तो स्लाइवा है। स्लाइवा का कंपोजिशन देखेंगे बाद में आप, तो अभी केवल सुन लीजिए। स्लाइवा में थियोसाइनेट भी है, लिख ही दे रहे हैं हम यहाँ पे, थियोसाइनेट है, थियोसाइनेट है, लाइसोजाइम है और इसके पास मजे की बात ये भी है कि इम्यूनोग्लोबिन ए भी है। तो ये सब है। और ये स्लाइवा कहाँ पाया जाएगा, तो ये आप जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा, ओरल या माउथ में पाया जाएगा, या ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा अगर देखेंगे इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर में, तो दूसरा हमारे पास आता है एक टीयर आता है, चाहे स्टमक लिख दे रहे हैं, स्टमक आता है। स्टमक में एसिड होगा, स्टमक में एसिड होगा, ये हमारे पास एसिड है। और एसिड क्या होता है, ये स्टमक में है, स्टमक में है। और आपको ये पता है कि स्टमक में 4 घंटे तक खाना जो भी गया है वो वहां पे स्टे करेगा, होल्ड करेगा, और 4 घंटे में एसिड उसको जर्म्स जो खाने के साथ अलोंग विद द फूड आया है उसको ये किल कर सकता है। अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा हमारे पास एक और होता है, वो है हमारे पास टीयर। और ये आई में होता है, अब आईज में होता है। तो टीयर जो है, आंसू में भी सेम कंपोजिशन यही होता है, थियोसाइनेट, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबिन, ये तीनों कंपोनेंट होते हैं इसमें। तो ये भी जर्म्स को कैपेबल है मारने के लिए। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है हमारे पास। अगर इसका तीसरा फॉर्म देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सेलुलर बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर है हमारे पास। और ये सेलुलर बैरियर में कुछ फेगोसाइटिक सेल होते हैं या कुछ माइक्रोफेजेस सेल है, जो कोई भी जर्म्स आता है तो पहले वही लोग उससे लड़ते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ माइक्रोफेजेस सेल है, माइक्रोफेज सेल है। ये अमूमन कहाँ होता है, टिश्यू में होते हैं। ये लोग कहाँ होते हैं, टिश्यू में होते हैं। और एक दो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर माइक्रोफेजेस से बात करेंगे सेल की, तो ये अगर देखेंगे तो एक कफर सेल होता है, कफर सेल होता है। और शायद ये आपको पता होगा कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लीवर में। कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अगर एक डस्ट सेल की बात करेंगे तो ये भी माइक्रोफेजेस सेल है, डस्ट क्या सेल है, ये भी माइक्रोफेज सेल है। और एक है माइक्रोगिलिया या गिलियल सेल। अगर इन दोनों तीनों की बात करेंगे तो डस्ट सेल की बात करेंगे तो डस्ट सेल पाया जाता है लंग्स में। अगर इसकी बात करेंगे तो आप बोलिए नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स में पाया जाता है। तो आप अभी अगर देखें तो हर सेल में कोई ना कोई फेगोसाइटिक सेल है जो प्रोटेक्ट कर रही है। अगर लीवर के पास कोई जर्म्स आया तो कफर सेल मार देगा, लंग्स के पास गया डस्ट सेल मार देगा, नर्वस सिस्टम के पास आ गया तो माइक्रोगिलिया है जो मार देगी। तो ऐसे बहुत सारे सेल हैं जो हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं।
एक इसमें और है फेगोसाइटिक सेल इन ब्लड। तो एक और है इसमें फेगोसाइट सेल इन क्या ब्लड की बात करें हम लोग कि इन ब्लड में क्या क्या होगा। तो ब्लड में देखेंगे आप तो ब्लड में दो सेल स्पेशली हैं जो फेगोसाइटिक का काम करते हैं। उसमें से एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। एक है मोनोसाइट और एक है हमारे पास न्यूट्रोफिल। अभी हम लिम्फोसाइट के बारे में भी बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स। और ये दोनों सेल को अगर कंबाइंडली बोलना होगा तो आप बोल दीजिएगा PMNL, पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट है ये। और ये भी क्या करता है, सेलुलर बैरियर का काम करता है और ये भी बाय बर्थ या कंजेनाइटल ही है। एक और बचता है, वो आप जानते होंगे शायद, वो है साइटोकाइन बैरियर या साइटोकाइनाइन बैरियर। तो हम लिख दे रहे हैं साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। और ये साइटोकाइनिन बैरियर आप देखेंगे तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है और उसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? INA, इंटरफेरॉन। और ये एक तरीके का प्रोटीन है। क्या इंटरफेरॉन क्या है? प्रोटीन है। और ये कौन रिलीज कर रहा है? तो वायरल इन्फेक्टेड सेल रिलीज कर रहा है ताकि दूसरा सेल, नया सेल इन्फेक्टेड ना होने पाए। तो ये कौन रिलीज कर रहा है? तो रिलीज बाय वायरल इन्फेक्टेड क्या सेल रिलीज करता है ताकि दूसरा सेल वो इफेक्ट ना होने पाए। अब इसके भी कुछ वैरायटी होते हैं, थोड़ा बहुत आप जान लीजिए इसके बारे में। एक होता है अल्फा इंटरफेरॉन और एक होता है बीटा इंटरफेरॉन्स और एक होता है गामा इंटरफेरॉन्स। अगर ये देखेंगे तो इंटरफेरॉन को हम लोग प्रोफाइलेसिस में भी यूज करते हैं। प्रोफाइलेसिस मतलब प्रिवेंटिव मेजरमेंट। तो अगर आप देखिए कि अगर दूसरे सेल में कोई आने की कोशिश कर रहा है, इन्फेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, इंजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बचा ही तो रहा है उसको। तो प्रोफाइलेसिस में भी यूज करते हैं। इसमें से एक चीज आपको याद करना है वो ये है कि अल्फा इंटरफेरॉन, इसी चैप्टर के जब हम लोग कैंसर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि यही अल्फा इंटरफेरॉन है जो ट्यूमर को भी डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये हमने वो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा जो इनेट है या कंजेनाइटल है। और ये नॉन स्पेसिफिक इसलिए है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो भी जर्म्स आएंगे उसके अगेंस्ट ये फाइट करेगा, डिफेंस करेगा ये। तो ये हमारे पास ये कौन सी इम्यूनिटी रही? ये इम्यूनिटी रही हमारे पास इनेट इम्यूनिटी, पहला इम्यूनिटी का पहला टाइप। अब हमारे पास दूसरा इम्यूनिटी है, वो है एक्वायर। तो एक्वायर नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एक्वायर इम्यूनिटी है, मतलब हमने इसको बाद में एक्वायर किया है। मतलब ये बर्थ से नहीं आया है, बर्थ के बाद आया है और इसको हमने एक्सपीरियंस के द्वारा ऑब्टेन किया है। मतलब ये, या आप बोलिए कि हमने इसको एडॉप्ट किया है। तो अभी हमारे पास दूसरा है एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी का एक और कैरेक्टर है कि ये वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं। तो हमारे पास दूसरा वैरायटी है इनेट इम्यूनिटी का एक्वायर क्या इम्यूनिटी। इस एक्वायर इम्यूनिटी को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ये बाय बर्थ तो नहीं है, आफ्टर बर्थ आया है। तो एक्वायर इम्यूनिटी या हम लोग बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी है ये। या अभी देखिए कि हम लोग जब इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि वो सब पे काम करेगा, लेकिन एक्वायर उसी ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा जो स्पीशीज के लिए हम पहले से रेजिस्टेंस होंगे। मतलब ये क्या होगा? पैथोजन स्पेसिफिक अब इस बात को समझिए आप, पैथोजन
आपने देखा होगा कि जब हमारे बॉडी में बचपन में वैक्सीन लगा तो उस समय जैसे बीसीजी के इंजेक्शन लगा, वैक्सीन लगा या इम्यूनाइजेशन हुआ हमारा, तो बीसीजी किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। तो टीबी अगर दोबारा अगर आई तो ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर जाएगा। इसको भी हम बताते हैं आपको कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये आप एक चीज जान लीजिए कि ये मेमोरी बेस पे काम कर रहा है, मेमोरी बेस पे। ये किस बेस पे काम कर रहा है? इसका काम करने का तरीका एक है मेमोरी मेमोरी बेस है, मेमोरी बेस्ड है, बेस्ड। दूसरा क्या है? मेमोरी बेस के अलावा मेमोरी बेस मतलब, और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। और एक है कि ये केवल वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाएगा, वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाएगा। ये आपने देखा कि मेमोरी बेस है। और क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक हमने लिख ही दिया है, और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। अब एक दो चीजें जानना है। ये देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म पहली बार हमारे बॉडी में इंटर करता है, फर्स्ट टाइम, अगर कोई पैथोजेंस फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, वो पैथोजेन अगर फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंटर इनटू बॉडी इंटर करता है, तो इसको ये इनकाउंटर करता है। क्या करता है? इसको इनकाउंटर करता है और एक रिस्पॉन्स देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स है। प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया, काउंटर किया उसको, और इनकाउंटर करने के बाद ये प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया। अगर ये प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करिए तो हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत स्लो होता है और लो इंटेंसिटी का होता है। मतलब ये क्या होता है? ये स्लो होता है और लो इंटेंसिटी का होता है। लो इंटेंसिटी का होगा। लो इंटेंसिटी का मतलब काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, तो ये लो इंटेंसिटी का होगा। अगर यही पैथोजन, जो ये वाला पैथोजन है, इस पैथोजन अगर ये सेकेंड टाइम इंटर किया, अगर तो सेकेंड टाइम इंटर करेगा तो इसका इनकाउंटर होगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा। और जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा तो क्या होगा? ये इस समय अभी स्लो था, वो रैपिड रिकॉग्नाइज करेगा और उसकी अब की बार इंटेंसिटी कम नहीं होगी, और ये बारी हाई इंटेंसिटी के साथ देगा। तो अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात करें तो ये क्या होगा? लिम्फोसाइट कैरी करता है। कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। तो अगर आप देखेंगे कि यही पैथोजेंस जब सेकेंड टाइम इंटर करता है, सेकेंड टाइम जब इंटर करेगा, ये सेकेंड टाइम इंटर किया तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिया, सेकेंडरी क्या रिस्पॉन्स दिया, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स अब की बार क्या था? रैपिड था। क्या था? रैपिड था। और रैपिड के साथ साथ क्या हाई इंटेंसिटी का था, हाई इंटेंसिटी का है, हाई इंटेंसिटी का। अगर ये दोनों की बात करें कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन कैरी करता है, इसका वेक्टर कौन है, तो हम लोग करते हैं कि इसका वेक्टर हमारे पास दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का। वो है हमारे पास कौन सा? लिम्फोसाइट। तो इसको कैरी करता है, कैरी लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को कैरी, तो ये करता है लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट में देखेंगे तो आपको पहले से पता है कि हमारे पास दो लिम्फोसाइट है, एक टी लिम्फोसाइट और एक है हमारे पास बी लिम्फोसाइट। अगर आप इसके टी लिम्फोसाइट की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसके पास 4 सेल होते हैं टी लिम्फोसाइट के, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर और टी मेमोरी। और यही मेमोरी हर काउंटर को याद करके रखता है, इसलिए ये मेमोरी बेस्ड है। और हम लोग बोलते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। क्या है ये? अगर तीनों को देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड
मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, ये इम्यूनिटी है, और इसको शॉर्टकट में CMI भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। कहाँ यूज करते हैं इसको? तो आप देखे होंगे कि जब आर्गन इम्प्लांट करते हैं, जब आर्गन इम्प्लांट करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, वहां पे इसको यूज करते हैं। मतलब इसको यूज इन ग्राफ्टिंग या आप चाहे तो इसको कहां यूज करते हैं? आर्गन इम्प्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन। आर्गन्स इम्प्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन। मतलब आर्गन को जब किडनी वुडी ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बेस पे करते हैं। अगर आप बी लिम्फोसाइट को देखें तो बी लिम्फोसाइट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। बी लिम्फोसाइट ये प्लाज्मा में है और प्लाज्मा से निकलता है हमारे पास एंटीबॉडी। क्या निकला? यहां से निकला एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी भी एक तरीके का प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये, और आपको पहले से पता है कि ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन है। इसका मतलब ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। क्या है? एंटीबॉडी। इसको हम लोग बोल सकते हैं नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्या? मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसको इम्यूनिटी, और इसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? जैसे CMI बोले वैसे ये AMI बोले तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हम इस एंटीबॉडी को आपको एक सेपरेट स्ट्रक्चर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अब आपको हम ये दिखाते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरीके की होगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे आप तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें भी दो तरीके का है। एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। तो अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे पास एक एक्टिव इम्यूनिटी है, हमारे पास इम्यूनिटी है, और एक हमारे पास पैसिव है। तो ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट कौन कौन? एक पैसिव और एक एक्टिव। और इम्यूनिटी के कितने पार्ट? दो पार्ट, एक इनेट और एक एक्वायर। तो अभी एक्वायर की बात करें हम लोग तो एक्वायर की दो वैरायटी है हमारे पास, एक एक्टिव और एक क्या? पैसिव। ये एक्वायर इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक्वायर इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, या एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात, या पैथोजन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्टिव इम्यूनिटी देखेंगे तो ये हमारे बॉडी में खुद बनता है, मतलब हमारा होस्ट सेल खुद बनाता है। तो ये जो बना है जहां पे, ये हमारे सेल में मतलब होस्ट सेल में खुद बना है। लेकिन ये क्या होता है कि इसको किसी और ने बनाया है और हमें दिया है, मतलब अदर होस्ट ने बनाया है, उसको हम यूज करेंगे। अदर होस्ट ने बनाया है और उसको यूज हम करेंगे। तो किस तरह से? अगर इसकी बात करें तो आप इसको देखेंगे तो सोचिए कि अगर ये एक्टिव है तो इसकी भी दो इम्यूनिटी है, वो है एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ये हमने लिखा एक नेचुरल और एक ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, होस्ट बना रहा है मतलब बहुत स्लो एक्टिंग होगा, ये बहुत धीरे काम करेगा। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल है, जो क्या? स्लो एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग इम्यूनिटी है। और स्लो एक्टिंग इम्यूनिटी क्यों है, अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम बताएंगे आपको स्लो क्यों है। अगर आप इसकी बात करें, नेचुरल की बात करें, तो नेचुरल में क्या होगा? अगर देखेंगे कि होस्ट ने खुद बनाया है, मतलब नेचुरल में हम लोग कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पैथोजेंस नहीं है, क्योंकि पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो काउंटर करेगा हमारे बॉडी को, वैसे वैसे क्या होगा? इम्यूनिटी हमारी बनती जाएगी। जैसे आप देखिए कि अगर इम्यूनिटी नहीं बनती तो क्या होता? हम आए दिन इन्फेक्टेड होते। तो इसलिए ये इम्यूनिटी कब बनता है? तो हम लोग बोलते हैं कि ये इम्यूनिटी ज्यादातर क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के द्वारा बनता है। तो बाई कैसे बना? बाई क्लिनिकल या सब
क्लिनिकल क्या इन्फेक्शन की वजह से हुआ, इन्फेक्शन मतलब छोटे मोटे हमेशा इन्फेक्शन होते रहते हैं, उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती रहती है, इम्यूनिटी बनाती रहती है। अगर इसकी आर्टिफिशियल की बात करिए तो आर्टिफिशियल में आप बचपन में देखे होंगे कि आर्टिफिशियल में क्या करते हैं कि हम ये बाय वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या इसी को हम लोग बाद में इम्यूनाइजेशन भी बोलेंगे, वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग इसको देते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है, अभी एक अलग ही टॉपिक होगा हमारा वैक्सीनेशन का, उसमें हम बताएंगे कि हम या तो किल या तो वीकेंड या वैसे पैथोजन जिसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं और हम अपने बॉडी में इंटर कराते हैं। जब हम बॉडी में इंटर कराते हैं तो उस पैथोजन्स का एंटीजन जाता है और क्या होता है, वही एंटीजन के खिलाफ होस्ट सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, उसी को हम लोग एक्वायर बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे के थ्रू हुआ है, किसी को हमने भेजा है, वो बनवाया है। अगर पैसिव की बात करिए, अगर ये पैसिव की बात करिए तो पैसिव में क्या होता है कि दूसरा होस्ट ने बनाया, उसको आप यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो वैरायटी है हमारे पास, इसके भी दो वैरायटी है। अगर दोनों वैरायटी देखेंगे तो इसमें जैसे नेचुरल आर्टिफिशियल, वैसे ही इसमें भी क्या हुआ, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। अगर आर्टिफिशियल, अगर इसकी बात करिए कि नेचुरल क्या होगा, तो नेचुरल में दूसरे बॉडी में बना है, मतलब कोलेस्ट्रम कहां बना है, इसकी अगर बात करें तो इसमें हम लोग ट्रांसप्लेसेंटल भी देखते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल मतलब अगर आप देखिए कि इम्यूनोग्लोबिन जो जी था वो कहां से है, मां के पास था, उसके बाद इनके पास आया प्लेसेंटा के द्वारा, तो इम्यूनोग्लोबिन जी ट्रांसप्लांटेशन है। अगर आप एक और बात देखिए कि कोलेस्ट्रम की बात करेंगे तो कोलेस्ट्रम क्या है, जब मां अपने बच्चे को पहली बार दूध पिलाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो कोलेस्ट्रम है। और कोलेस्ट्रम में क्या होता है, आपको पहले से पता है कि इसमें क्या होता है, रिच मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। तो ये क्या है, नेचुरल है। कहां बना, ये मां ने दिया हमें, मां के बॉडी में था, वो हमें मिला। इसमें क्या होगा, हमारी होस्ट बॉडी ने खुद बनाई है और ये किसी से हमने लिया है। कोलेस्ट्रम में क्या मिला मेरे को, आईजीए। ये देखिए आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, रेडीमेड, इसमें हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी क्या होता है, तो एक कॉमन चीज सुने होंगे आपने कि एंटीवेनम नाम सुना होगा आपने। एंटीवेनम कब यूज करते हैं, जब स्नेक बाइट करता है। तो ऐसा नहीं है कि स्नेक बाइट करेगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना सकती है, बना सकती है, लेकिन जब तक बनाएगी तब तक हम जल चुके होंगे, मतलब मर चुके होंगे हम। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले से रेडीमेड एंटीबॉडी हम बना लेते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, वो बाद में हम बताएंगे आपको कभी। जैसे कि मान लीजिए, थोड़ा बहुत जानिए कि अगर घोड़ा है, घोड़े को हम सांप से कटवाते हैं, कटवाने के बाद क्या करते हैं, उससे सीरम निकालते हैं, सीरम निकाल के उससे एंटीबॉडी निकालते हैं। तो अब तो एंटीबॉडी बन गया। अगर हम लोगों का आज के डेट में कोई सांप काटा तो वही एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, दे देते हैं। तो अब हमारी बॉडी पहले से बनाई रखी है, दूसरे में बना रखा है, वो हमारे बॉडी में जाएगा, तुरंत काम करना शुरू कर देगा। नहीं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बनाएगा और बनाएगा जब तक हम क्या करेंगे, मर चुके होंगे, डेड कर चुके होंगे। तो ये रेडीमेड। या एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि आजकल वो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। टेटनस भी क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी है। अभी हमारे बॉडी में गया कोई जर्म्स तो अभी बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, रेडीमेड हमारे पास रहता है, उसी को यूज कर लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल अगर रखना है आपको तो रख लीजिए, एक क्या रख लेंगे, एंटीवेनम, इसका रखिए एंटीवेनम रख लीजिए। या एक और एग्जांपल रखना चाहें तो एक एग्जांपल टेटनस का रख लीजिए, टेटनस का वैक्सीन रख लीजिए। तो ये दोनों क्या हुआ, रेडीमेड हुए। अब इस वाले बात की बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं कि ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन इससे और भी है कि जब सेकेंड टाइम पैथोजेंस इंटर करता है हमारी बॉडी में
तो उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स करते हैं बोलते हैं। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? रैपिड और हाई इंटेंसिटी का होता है। ये वाला तो स्लो और लो इंटेंसिटी का होता है, ये आपको पता है। और तुरंत हमारी मेमोरी से, यही वाला टी मेमोरी सेल तुरंत रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद पैसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? पैसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। पैसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट जो भी जर्म्स आया उसको मार सकता है। अब हम आपको वो स्ट्रक्चर दिखाते हैं जो ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप तो कहां बनाऊं? मैं इधर ही बनाता हूं, यहां पे। तो एंटीबॉडी में एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक स्ट्रक्चर दिया होगा कार्टून टाइप का, वाई शेप में होगा। किस शेप में? वाई शेप में होगा। और उसमें दो चेन होंगे, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, मतलब एक छोटा चेन होगा और एक बड़ा चेन होगा। तो हम लोग एंटीबॉडी हेडिंग डाल रहे हैं, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी किस तरह से काम करेगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी में क्या हुआ? एंटीबॉडी ये हम बना रहे हैं, इसका एंटीबॉडी इक्वल टू इम्यूनोग्लोबिन। उधर लिखा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आपको जितना हो सके उतना इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये किससे बना है पहले वो देख लीजिए। तो ये बना है किससे? 4 पेप्टाइड चेन से। किससे बना है? फॉर्म्ड बाई 4 पेप्टाइड क्या चेन से बना, 4 पेप्टाइड चेन से। और ये पेप्टाइड चेन क्या होता है? तो इसको अगर आप थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि 4 पेप्टाइड, जिसे एक ये प्रोटीन ही है, इसका मतलब ये इम्यूनोग्लोबिन ही होगा। और इम्यूनोग्लोबिन या एमिनो एसिड, तो हम एक ये बना रहे हैं। ये देखिए, अगर पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन पहले देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए HNH और ये C और ये R और ये H, COOH, ये एक नॉर्मल एमिनो एसिड है, नॉर्मल एमिनो एसिड है। और आपको पता है कि ये एमिनो ग्रुप है। क्या है? एमिनो ग्रुप है। और ये बेसिक कैरेक्टर देता है, बेसिक कैरेक्टर देगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर एमिनो एसिड का यहीं से आएगा। अगर इसकी बात करें तो इसको अभी लिख नहीं रहे हैं, एक और एमिनो एसिड लिख दे रहे हैं। और एक एमिनो एसिड HNH और ये C और ये R और ये H और ये COOH, इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड यहां पे होंगे। और ये जो बहुत सारे एमिनो एसिड के लास्ट में COOH लगा है, ये कौन सा कैरेक्टर देता है? ये बेसिक कैरेक्टर, तो ये देता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऐसी बात करें कि अगर ये NH2 COOH के बराबर है तो वो न्यूट्रल प्रोटीन होगी। अगर ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, इक्वल टू बेसिक प्रोटीन होगी। अगर ये ज्यादा ये कम तो इक्वल टू एसिडिक प्रोटीन होगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां से अगर हम लोग पानी रिमूव कर दें, मतलब H2O को यहाँ पे माइनस H2O अगर कर दें, तो देखिए C और O और N और H बचेगा, और ये C और ये C जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला C जैसे है वैसे ही रहेगा। हमें इससे मतलब है, इससे कि पूरा लिखूं क्या? ऐसे तो आ ही जाएगा आपको, चाहे देखो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं। अगर इसी को कैसे करूं, इसको मिटा के ही लिखता हूं। अगर इसी को आप देखें तो इसको कैसे करते हैं हम लोग कि ये HNH और ये क्या C और ये R और ये H, और यहां पे देखेंगे तो क्या हुआ? OH निकल गया तो CO बचा है, और इधर से क्या H निकल गया तो NH बचा है, और ये क्या बचा है? C और ये R और ये H और ये COOH। ऐसे ही आगे भी ये निकला होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इसके CO और NH के बीच में जो बॉन्ड है, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? पेप्टाइड, क्या पेप्टाइड बॉन्ड है। और पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड, तो चैन बनाएगा वो। तो ये आपको आ गया होगा।
वो 4 पेप्टाइड चेन से बना है। इस चेन की बात करें तो इसमें क्या है, 2 है। एक है हमारे पास क्या, स्मॉल वाला चेन, स्मॉल चेन है, और एक है लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी चेन, और इसको लाइट चेन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हैवी चेन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि ये हैवी है तो H, और ये 2 है तो 2, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट है तो L, और ये 2 है तो 2, तो ये 2 और ये कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी किससे बना है, तो H2L2, मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से बना है। इतना आ गया आपको। अब हम उस डायग्राम की बात कर रहे हैं जो हम बनाएंगे आपको। तो अगर ये डायग्राम की बात करेंगे तो हम दिखाते हैं अब इस डायग्राम को कि ये किस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए, अगर ये हमने बोला कि वाई शेप में स्ट्रक्चर है, तो ये वाई शेप में हमने एक स्ट्रक्चर बनाई, वाई शेप में इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना, और एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला को कंप्लीट कर देते हैं। ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर इक्वल टू बड़ा चेन, और ये छोटा बड़ा ही है, अभी इसको भी बड़ा वाला ही पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये बड़ा वाला चेन हो गया। इस बड़ा वाला चेन में देखेंगे आप कि कुछ दूर क्या होता है, वेरिएबल होता है, और कुछ दूर कांस्टेंट होता है। तो ये हैवी चेन का ये जो अभी बना रहा हूं, ये कांस्टेंट पार्ट, और जो जिसमें लाइन नहीं मारा है वो है वेरिएबल पार्ट। ये सेम डिटो यहां पे भी ऐसे हुआ, यहां पे इतना दूर वेरिएबल पार्ट और ये कांस्टेंट पार्ट। ये हैवी चेन का कांस्टेंट पार्ट है जो क्या कर रहा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, ये आप ये देखिए, और ये 2 हो गया, तो 2 इसमें से 2 लाइट चेन वाला ये हो गया। अब इसमें हमें 2 लाइट चेन में अगर देखेंगे, ये देखिए आप यहां पे और यहां पे क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब कोई एंटीजन आएगा तो ये यहीं पे जुड़ेगा। कहां पे, ये वेरिएबल पार्ट पे आके जुड़ेगा। ठीक, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये लाइट चेन वाला, ये लाइट चेन हमने बनाया, और लाइट चेन के भी 2 पार्ट थे, एक वेरिएबल पार्ट और एक नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, इसमें भी वो जगह है जहां पे क्या होगा, यहां पे आके एंटीजन जुड़ेगा। एक यहां पे भी बना दीजिए, एक ये वाला पार्ट, कि ये भी पार्ट क्या है, ये भी लाइट चेन, और इसमें भी 2 पार्ट, कौन सा, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। तो ये वाला पार्ट नॉन वेरिएबल और ये वाला पार्ट वेरिएबल, और वेरिएबल पार्ट में क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहां पे एंटीजन आके जुड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि एमीन ग्रुप, तो यहां पे एन होगा, और यहीं पे ये एमिनो ग्रुप, और यहां पे क्या होगा, सी होगा, और यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब जहां पे चेन खत्म हुआ सी, जहां से स्टार्ट हुआ एन, एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप चलेगा। और ये चेन डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है ये। तो एक डाई सल्फाइड बॉन्ड यहां पे है, एक डाई सल्फाइड बॉन्ड यहां पे है, और 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड कहां है, यहां पे है, एक डाई सल्फाइड और एक डाई सल्फाइड, और ये 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। तो अगर देखेंगे कि टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड कितना हुआ, 4, एक ये एक ये एक ये, तो इसमें टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड कितना है इसमें, तो 4, कितना है, 4, आपने देखा इसमें 4 हो गया।
और इसमें ये देखिए, इसमें कुछ लूप होते हैं। क्या होते हैं? लूप। सल्फर सल्फर लूप। तो अगर इसकी बात करिए तो एक सल्फर लूप ये है, 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 और ये सल्फर लूप, यहां पे भी सल्फर लूप, यहां पे भी सल्फर लूप, और यहां पे भी सल्फर लूप, और यहां पे भी सल्फर लूप, और एक सल्फर लूप यहां पे, और एक सल्फर लूप यहां पे। अगर आप सल्फर सल्फर लूप की बात करें तो हम ऐसे कर देंगे कि ये सल्फर लूप है, ये भी सल्फर 2, और ये भी सल्फर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इसमें क्या है? टोटल सल्फर सल्फर लूप, टोटल क्या? सल्फर सल्फर लूप्स कितने हैं? तो टोटल सल्फर लूप कितने हैं? 12। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका हम लेबलिंग करते हैं। तो अगर आप इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें, तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। क्या है? एंटीजन। क्या है ये? बाइंडिंग साइट है। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जहां पे वो एंटीजन आके जुड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं पैराटॉप है। तो इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज पैराटॉप। क्या बोलते हैं इसको? पैराटॉप। तो ये पैराटॉप हो गया। ठीक। अगर आप इसकी बात करेंगे, अब इसमें कोई एंटीजन लेके आना है मेरे को, तो हम एक बार एक काम करते हैं। ये सब क्या है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये उधर लिख ही दिया। ये क्या है? सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड है। और ये क्या है? अगर ये ऐसे देखेंगे तो ए सल्फर सल्फर लूप्स है, और सल्फर सल्फर लूप कितने हैं? 12। और डाई सल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? 4। तो इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये 4 है, और ये कितने हैं? 12 है, उधर लिखा है। और इसको एंटीजन जहां पे जाके जुड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पैराटॉप। और ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है आपने? एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन का बनाया है आपने। तो अगर कोई पूछे कि पैराटॉप इज अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है वो? एंटीबॉडी का। किसका? एंटीबॉडी का। एक काम और कर लीजिए आप थोड़ा सा। अगर हम ये कहें एंटीजन बनाएं, ये अगर मान लीजिए हमने ये एंटीजन बनाया कोई, और ये एंटीजन है, और एंटीजन के पास भी 2 पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। जो क्या करेगा? ये जाके एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा। ये पार्ट वो पार्ट है जो जाके इसके साथ जुड़ता है। ठीक है। मतलब ये कहीं पे भी जाके नहीं जुड़ जाएगा, इसके लिए साइट है। और यहां पे भी इसके लिए साइट है। ये जो नॉब दिख रहा है आपको, वो जाके इसी में फिट होगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया? हमने बनाया कि ये एंटीजन है, और ये एंटीजन कहां से आया है? तो हम लोग बोलते हैं कि ये एंटीजन किसी पैथोजन से आया होगा। किससे आया होगा? पैथोजन से आया होगा। और ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट था, तो ये एंटीजन के पास है, तो ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है। एंटीबॉडी क्या? बाइंडिंग क्या है? साइट है। और इस एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इसको पैराटॉप बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ईपीटॉप। क्या बोलते हैं इसको? ईपीटॉप। तो ये याद रखिएगा, ईपीटॉप किसका पार्ट है? एंटीजन का। और ये पैराटॉप किसका पार्ट है? तो इसको बोलते हैं एंटीबॉडी का। समझ में आया? अब हम इसमें एक चीज बता रहे हैं, देखिए। ऐसे ही अगर एक स्ट्रक्चर है तो हम लोग बोलते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन नॉर्मली 5 तरीके का है, मतलब एंटीबॉडी हमारे बॉडी में 5 तरीके का है। वो है एज एमडी। एज एमडी बोले तो हम लोग बोलते हैं AGEMD, एज एमडी। तो इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन एम, और ये डी।
डी तो आपको याद भी नहीं करना है, फिर भी आप देख लीजिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हम बोलते हैं कि इसमें से GED इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी में जो मोनोमर्स होंगे तो ये केवल सिंगल मोनोमर्स होंगे। सिंगल क्या मोनोमर्स होंगे, सिंगल मोनोमर्स होंगे। इसमें से अगर आप ए की बात करेंगे, किसकी, इस वाले की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, तो ए इजकल टू इसमें 2 मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स होंगे। अगर आप एम की बात करेंगे, एम, तो एम हैवी होता है और इसमें कितने मोनोमर्स होंगे, 5 मोनोमर्स होंगे। और ये आपको याद करना है, ये मोनोमर्स का मतलब ऐसा 5 स्ट्रक्चर इजकल टू एम, ऐसा 2 स्ट्रक्चर इजकल टू ए, ऐसा सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर इजकल टू GED, डी इजकल टू ये GED। मतलब अब इसमें ए का 2 का काम जान लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, एक क्वेश्चन जी और ई से पूछा जाता है। तो ए अभी आपने पढ़ा था, कहां पाया जाएगा, ये कोलोस्ट्रम में पाया गया था, टीयर में पाया गया था, स्लाइवा में पाया गया था। जी जाना जाता है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। ई एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आप थोड़ा सा इसका मोनोमर्स भी देखेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एमिनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग और ये लास्ट। और ये कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप से जब वाटर निकालते हैं उसी के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये चैन में है तो पेप्टाइड चैन में पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ढेर सारा हो जाएगा, एक से ज्यादा इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड। तो ये थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में रहा है, आपको शायद समझ में आया हो, थोड़ा बहुत नहीं आता है तो फिर से बताएंगे, ये जरूर देखिएगा। लेकिन एपिटॉप और क्या, पैराटॉप, ये वाला किसका पार्ट है, तो इसे एंटीबॉडी का पार्ट पैराटॉप और एंटीजन का पार्ट एपिटॉप।